Hello, my dear students, class ninth, chapter number 3, हिस्ट्री, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, इम्पोर्टेंट भी है, समझने में भी आपको आसानी होगी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को पढ़ते हैं, तब आगे आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, 1945 के बसंत के मौसम में, अ लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुथ, एक लड़का है जिसका नाम हेलमुथ है, 11 वर्षीय जर्मन लड़का है, बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की हल्की हल्की सी यानी दबी दबी सी आवाज़ सुनाई देती है। डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन्स, कुछ सीरियस टोन में बात कर रहे थे। हेलमेट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस भी कर रहे थे। His father was a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. हेलमेट के पिता एक चिकित्सक थे, जाने माने चिकित्सक, और अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य बिल्कुल सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। His father spoke about his fear of revenge, saying, now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews. The next day, अगले दिन वे हेलमेट को लेकर बाग में घूमने के लिए गए। ये एक आखिरी मौका था जब हेलमेट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने बच्चों के जो पुराने गीत होते हैं, बच्चों को सुनाए जाने वाले, ऐसे गीत गाए और खूब सारा वक्त उन्होंने खेल कूद कर वहाँ पर बिताया। कुछ समय के बाद हेलमेट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमेट फादर shot himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. तो इतना डर था उसे। हेलमेट की यादों में क्षण था, अभी भी जिंदा था वो क्षण, जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर का जो अलाव होता है, फायर प्लेस होता है, वहाँ पर जला दिया गया था। हेलमेट ने जो सुना था, जो कुछ हुआ, उसके दिलो दिमाग पर इतना सदमा पहुँचा कि अगले 9 साल तक, मैंने बताया ना आपको, 9 ईयर्स तक, 9 साल तक वो घर में एक खाने का एक कौर भी उसने नहीं खाया। उसे डर यही सताता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ उसे खाने में जहर मिलाकर दे दे। हेलमेट को शायद उस समय समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत ये है कि उसके पिता नात्सी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नाज़ियों के बारे में या उसके हिटलर के बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद आपको पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था, तैयार था कि मैं इस देश को, इस जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाकर ही रहूँगा। पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था।
शायद आप ये भी जानते हो कि उसने यहूदियों को मरवाया भी था। लेकिन नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का ही नाम नहीं है, वह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। हम उसी चीज़ को आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि नाथसीवाद है क्या आखिर, व्हाट इज़ नाजिज्म। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, किस चीज़ से डरे हुए थे वो, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन मई 1945 में जर्मनी सरेंडर्स टू द एलाइज, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को यह अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए हिटलर और उसका जो मंत्री था, प्रचार मंत्री गोबल्स, उसने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। His propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crime against humanity. इस यहाँ पर जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए जो अपराध थे, मानवता के खिलाफ किए गए जो अपराध थे या युद्ध अपराधों के लिए जो नाज़ी युद्धबंदी थे, उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया। इस तरह ये शुरू हुआ। युद्ध के दौरान और क्या हुआ, जर्मनी का जो व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसका जो ये कृत्य था, ये जो काम उसने किया, इसकी दुनिया भर में निंदा भी की गई। ये जो ह्यूमिलेशन उसने किया, इस ह्यूमिलेशन के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के साए में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जनसंहार शुरू कर दिया। उसके तहत उसने यूरोप में रहने वाले जितने भी खास नस्ल के लोग थे ना, जिनसे वो घृणा करता था, उनको सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। अब इस युद्ध की विभीषिका आपको बताता हूँ क्या हुआ। इस युद्ध में मारे गए जो लोग थे उनमें 60 लाख यहूदी लोग थे। इसके अलावा 2 लाख जिप्सी लोग, 10 लाख पोलैंड के नागरिक, टोटल हो गए 72 लाख, 72 लाख लोग। साथ ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए थे। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया गया था। तो ये जो ब्रुटैलिटी थी ना, ये जो क्राइम थे ना, ये बहुत तगड़े तरीके से उस समय चल रहे थे। ये परेशानियां थी उस समय लोगों को। इतना सारा जंग में लोगों का मारा जाना कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात थी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ना ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए थे, जहाँ पे कत्ल किया जाता था। उसका नाम रखा गया था ऑस्विट्स। यहाँ जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरमबर्ग जो अदालत थी, उसने न केवल इन जो है ना, उसने सिर्फ केवल 11 मुख्य जो नाज़ी थे उनको ही मौत की सज़ा दी, 11 लोगों को बस। बाकी जो आरोपी थे उनमें से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली उन्हें, पर नाज़ियों को जो सज़ा दी गई ना, वह उनकी जो बर्बरता थी, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो जुल्म ढाए, उन जुल्मों के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी सज़ा थी ये।
असल में मित्र राष्ट्र जो थे पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं देना चाहते थे जैसा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी पे थोप दिया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के जो लोग हैं जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नासी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। तो वो नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा उनको दोबारा से कार्य हो उनके खिलाफ और वो दोबारा से खड़े हो जाएं उसी काम के लिए। Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War। नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो समस्या तो थी, पर बहुत सारे लोग यही मानते थे कि फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो संधियां थोपी गईं उन संधियों की वजह से कहीं ना कहीं जर्मनी को घुटन अनुभव हुई और उस अनुभव की वजह से ही उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना बड़ा कदम उठाया और ये कार्य उन्होंने किए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट शुरू होता है वो वाइमर गणराज्य के बारे में शुरू होता है। यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू है। जब 20वीं शताब्दी चल रही थी उस समय की शुरुआत के समय में जर्मनी एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर जो मित्र राष्ट्र थे जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस उनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू किया अगेंस्ट द एलाइज की सेना कौन कौन सी थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ये तीन बताए मैंने अभी आपको। उसके खिलाफ पहला वर्ल्ड वॉर छेड़ा 1914 से लेकर 1918 तक। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी विजय मिल जाएगी। ऑल जॉइंट द वॉर होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। अबे क्विक थोड़ी होती है भाई, इतनी जल्दी विक्ट्री मिलती है? नुकसान कितना होता है इस विक्ट्री में। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। अब महसूस हुआ जैसे युद्ध लड़ा, अरे अब तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। अंदाजा नहीं था इतना लंबा जाएगा। पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख दिया इस युद्ध ने। Eventually draining Europe of all its resources, Germany made initial gains by acquiring France and Belgium। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। शुरुआती सफलता मिली उसे। 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया आकर, तो 4 देश हो गए अब। तो ये जो खेमा था एलाइज का खेमा, मित्र राष्ट्र जिनको कहते हैं, इन खेमों को काफ़ी ताकत मिली इससे। और नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो सेंट्रल पावर्स थी उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की जो पराजय हुई, सम्राट के ने पद त्याग दिया। वहाँ की जो संसदीय पार्टियां थीं उनको जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का मौका मिला। इसी सिलसिले में वाइमर ने एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया। जो नई व्यवस्था थी, नेशनल असेंबली met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Deputies were now selected to the German parliament or Riksdag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। औरतों को भी, वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, निर्वाचन के लिए कहा गया। लेकिन यह जो नया गणराज्य था खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी एक वजह थी। वो वजह क्या थी?
वो वजह ये थी कि इस युद्ध में जर्मनी जो था, वो जर्मनी की जो पराजय हुई थी, उसके बाद जो विजयी देश थे, जो जीते हुए देश थे, उन्होंने बहुत सारी कठोर शर्तें जो थी वो जर्मनी पर लाद दी थी। अब जब कठोर शर्तें लाद दी जाएंगी तो मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में एक संधि हुई, उसे वर्साय संधि के नाम से जाना जाता है। और जर्मनी की जनता के लिए बहुत ज़्यादा कठोरजनक और अपमानजनक संधि थी। इसी संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश देने पड़े। तकरीबन कितने, क्या क्या देना पड़ा? 10% तो आबादी उसकी चली गई जर्मनी की, 13% उसकी ज़मीन चली गई, 75% उसके लोहे के भंडार चले गए, 26% उसके कोयले के भंडार चले गए। और लिए किन्होंने? एलाइज की सेना ने। कौन से एलाइज थे? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इनके हवाले करने पड़े उसे। जर्मनी की जो रही सही ताकत थी उसे ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी, हटा दी, ख़त्म कर दी। वॉर गिल्ट क्लॉज बोलते हैं, अपराध बोध अनुच्छेद, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वॉर गिल्ट क्लॉज। यानी आपने वॉर की गिल्टी ली है, आप मानते हैं कि आपने गलती की है, उसके तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगा दिया गया। 6 अरब पौंड कितना पैसा होता है? बहुत पैसा हो गया। 6 अरब पौंड अगर आप इसे रुपए में बदलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बैठेगा। उस समय 1918 की बात है ये, समझ रहे हैं आप। खनिज संसाधनों वाला जर्मनी का एक क्षेत्र है राइनलैंड, उस पर भी 1920 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा बना रहा। बहुत सारे जर्मनों ने, जो जर्मन के रहने वाले लोग थे, उन्होंने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय के अंदर जो अपमानजनक संधि हुई उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? इसी वाइमर गणराज्य को, जो गणराज्य इन पर शासन कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये थी वाइमर गणराज्य के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू ऑल।